आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने मतलब पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। द सीक्रेट। शायद ही कोई होगा जिसके इसके बारे में सुना ना हो। बिल्कुल। इसका दावा बहुत बड़ा है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम काम कर रहा है जो हमारी हर सोच और हर भावना पर प्रतिक्रिया करता है, और अगर हम इसे समझ लें तो हम अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि आखिर ये रहस्य है क्या। हाँ। क्या ये वाकई कोई प्राचीन भूला हुआ ज्ञान है, या फिर ये पॉजिटिव थिंकिंग को एक नए बहुत ही आकर्षक तरीके से पेश करने का मामला है। हम सीधे किताब के कुछ हिस्सों से इसके दावों, कहानियों और तकनीकों को निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना दम है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रहस्य है क्या। किताब इसे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है। बिल्कुल, इसका मूल विचार है समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, किताब कहती है कि हमारे विचार असल में चीजें हैं, वो एक मैग्नेटिक एनर्जी हैं। आप जिस भी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में खींच रहे होते हैं। मतलब मेरे विचार मेरी हकीकत बन जाते हैं। आसान भाषा में हाँ, जो कुछ भी आज आपकी जिंदगी में है, अच्छा या बुरा, उसे आपने ही आकर्षित किया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, और किताब इसे कोई नया आइडिया नहीं बताती है ना। वो कहती है कि ये ज्ञान तो सदियों से प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन जैसे महान लोगों को पता था। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है, या ये सिर्फ इस आइडिया को और वजनदार बनाने का एक तरीका है? देखिए, किताब का तर्क ये है कि इन महान विचारकों ने अपनी रचनाओं में इस सिद्धांत के अंश छोड़े हैं। अब उन्होंने सीधे सीधे आकर्षण का नियम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। जैसे न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और आकर्षण का नियम भी उन्हीं में से एक है। या बेबीलोन की सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी अमीर इसलिए थी क्योंकि वो इस नियम का इस्तेमाल करती थी। तो ये सीधे सबूत से ज्यादा एक तरह की व्याख्या है। बिल्कुल, उन लोगों की सफलता को इस नियम के चश्मे से देखना। ठीक है, तो अब इसके काम करने के तरीके पर आते हैं। किताब में फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझाया गया है कि हम सब एक तरह से एक इंसानी ट्रांसमिशन टावर की तरह है। ट्रांसमिशन टावर? हाँ, हमारे हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन होती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं, और वो सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजों को, लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। तो अगर मैं लगातार पैसे की कमी के बारे में सोच रही हूँ तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रही हैं, और वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित कर रही हैं। और यहीं पर वो बात आती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करना। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, मैं लेट नहीं होना चाहती, मैं कर्ज में नहीं डूबना चाहती। बिल्कुल, और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। आकर्षण का नियम नहीं, मत जैसे नकारात्मक शब्दों को प्रोसेस नहीं करता। अच्छा। वो सिर्फ उस चीज को पकड़ता है जिस पर आपका फोकस है। तो जब आप सोचती हैं मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, तो ब्रह्मांड बीमार शब्द पर फोकस करता है। ये उस क्लासिक उदाहरण की तरह है कि एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। वही बात है, सबसे पहले दिमाग में गुलाबी हाथी ही आता है। किताब में रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जिसे समलैंगिक होने की वजह से बहुत उत्पीड़न झेलना पड़ता था। हाँ, बिल हैरिस वो कहानी बताते हैं। रॉबर्ट का पूरा ध्यान वो इसी बात पर रहता था कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। ऑफिस में लोग परेशान करते, सड़क पर गालियां देते, यहाँ तक कि उसके कॉमेडी शो में भी। हाँ, उसका पूरा फोकस उत्पीड़न पर था और उसे वही मिल रहा था। लेकिन फिर चीजें बदल गईं। ये बदलाव कैसे आया? ये कहानी अविश्वसनीय रखती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? ये सवाल बहुत जरूरी है। किताब के अनुसार जब रॉबर्ट ने अपना फोकस बदला, जब उसने उत्पीड़न के बजाय सम्मान, प्रशंसा और सफलता पर सोचना शुरू किया, तो 6 से 8 हफ्तों में उसकी दुनिया बदल गई। 6 से 8 हफ्ते? बस। उसे परेशान करने वाले सहकर्मी या तो ट्रांसफर हो गए या नौकरी छोड़ गए, और उसके कॉमेडी शो में लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब क्या यह संयोग था? हो सकता है, लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी हो सकती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी।
हो सकता है कि अपना फोकस बदलने से रॉबर्ट का आत्मविश्वास बढ़ा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली हो, उसका पूरा नजरिया बदल गया हो। सही बात है। और लोग असल में उस नए ज्यादा आत्मविश्वासी रॉबर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, न कि किसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पर। बिल्कुल। और ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती नहीं है ना? किताब इसे कॉस्मिक नियम कहेगी। एक मनोवैज्ञानिक कहेगा कि सोच बदलने से व्यवहार बदला, जिससे नतीजे बदले। नतीजा तो एक ही है। नतीजा दोनों ही सूरतों में एक ही है, उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। यहीं पर भावनाएं यानी हमारी फीलिंग्स एक बड़े गाइड का काम करती हैं। मतलब भावनाएं एक तरह का सिग्नल है। ठीक, वो एक फीडबैक सिस्टम है। अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं, खुश, उत्साहित, प्यार में, तो उसका मतलब है कि आपके विचार आपकी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में हैं, आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं। और अगर बुरा महसूस कर रही हैं तो ये एक अलार्म है कि आपकी सोच गलत पटरी पर है। विचार कारण है और भावनाएं उनका असर है। ठीक है, तो अगर कोई इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहता है तो किताब एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताती है, अलादीन और उसके जिन्न के उदाहरण से। हाँ। ऐसा लगता है जैसे किसी कॉस्मिक अमेज़न से कुछ ऑर्डर कर रहे हों। हाँ, कुछ वैसा ही है। जिन्न यहाँ पर ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो हमेशा कहता है आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। तो 3 स्टेप्स हैं। पहला, मांगो, आस्क। आपको क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्टता से काम नहीं चलेगा। नहीं, ब्रह्मांड को एक साफ ऑर्डर दें। दूसरा स्टेप है विश्वास करो, बिलीव। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते होंगे। यकीनन। कहना आसान है कि अटूट विश्वास रखो, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो ये विश्वास कैसे करें कि आप अमीर हैं? ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक विरोधाभास है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सबसे मुश्किल कदम है। किताब कहती है कि आपको ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा महसूस करना है जैसे वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। एक्ट एज इफ। हाँ, एक्ट एज इफ। यहीं पर वो एक महिला की कहानी बहुत सटीक बैठती है, जो एक परफेक्ट पार्टनर चाहती थी। हाँ, वो अपनी कार गैराज के बीचों बीच पार्क करती थी। बिल्कुल। उसके एक्शन उसके शब्दों को काट रहे थे। उसने कहा कि वो पार्टनर चाहती है, लेकिन उसके एक्शन कह रहे थे यहाँ किसी और के लिए जगह नहीं है। जब उसे ये एहसास हुआ तो उसने अपनी कार साइड में लगानी शुरू कर दी, अलमारी में पार्टनर के कपड़ों के लिए जगह खाली की और बिस्तर के एक ही तरफ सोना शुरू कर दिया। हाँ, ये छोटे छोटे एक्शन उसके अंदर उस विश्वास को मजबूत कर रहे थे और जल्दी उसे उसका पार्टनर मिल भी गया। ये दिलचस्प है। तो ये एक्टिंग एज इफ सिर्फ ब्रह्मांड को सिग्नल भेजने के लिए नहीं है, बल्कि अपने खुद के दिमाग को यकीन दिलाने का एक तरीका है। एक तरह से, हाँ। और तीसरा स्टेप है पाओ, रिसीव। हाँ, यानी उसे पाने की फीलिंग को महसूस करना। जब आप पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप बेचैन नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, आप बस जानते हैं कि वो चीज आ रही है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए किताब में कुछ खास तकनीकों का भी जिक्र है। पहली है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता को एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी शिफ्टर कहा गया है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उन चीजों पर चला जाता है जो आपके पास पहले से हैं। और नियम के मुताबिक आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। ब्राउजर की कृतज्ञता पत्थर वाली कहानी बहुत प्यारी है। एक छोटा सा पत्थर और इतना बड़ा असर। हाँ, उन्होंने बस एक साधारण पत्थर अपनी जेब में रख लिया और नियम बनाया कि जब भी उसे छुएंगे किसी ऐसी चीज के बारे में सोचेंगे जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। ये एक छोटी सी आदत थी, पर उसने उनकी सोच का पैटर्न बदल दिया पूरी तरह से। और आज तो मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है, स्ट्रेस कम होता है। तो चाहे इसे कॉस्मिक नियम कहें या ब्रेन केमिस्ट्री, नतीजा तो दिखता है। और दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी मन में तस्वीरें बनाना। ये तो खिलाड़ी और बड़े बड़े सीईओज भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जॉन एसराफ की विजन बोर्ड वाली कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। वो सच में कमाल है। उन्होंने अपने सपनों के घर की एक तस्वीर काटकर अपने विजन बोर्ड पर लगा दी थी। फिर जिंदगी आगे बढ़ी। वो कई बार घर बदल चुके थे और वो भूल भी गए थे। हाँ, बिल्कुल। सालों बाद एक दिन उनका बेटा पुराने डिब्बों से खेल रहा था। दिन में वो विजन बोर्ड्स थे। जब उन्होंने एक बोर्ड निकाला तो उस पर वही घर था जिसमें वो उस वक्त रह रहे थे। ये अविश्वसनीय है। वो अनजाने में अपने सपनों का घर खरीदकर उसे रेनोवेट भी कर चुके थे। ये कहानी फिर से वही सवाल खड़ा करती है, क्या ये ब्रह्मांड था जो उनके लिए घर को लेकर आया, या ये उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति थी? एक बार वो तस्वीर दिमाग में बैठ गई तो शायद उनका अवचेतन मन उन्हें अनजाने में ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रहा था जो उन्हें उस घर के करीब ले जा रहे थे। बहुत अच्छी बात कही। किताब इसे ब्रह्मांड का काम बताएगी,
न्यूरोसाइंस इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम कह सकता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो हमें उन चीजों को नोटिस करने में मदद करता है जिन पर हमारा फोकस होता है। तो दोनों ही नजरियों से ये एक शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल। चलिए अब इसे जिंदगी के 3 बड़े हिस्सों पर लागू करके देखते हैं, पैसा, स्वास्थ्य और रिश्ते। पैसे के मामले में सिद्धांत है कि अमीरी पर ध्यान दो, कमी पर नहीं। हाँ। जैक कैनफील्ड का वो $1 लाख वाला नोट बनाने का किस्सा इसका क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। उन्होंने $1 के नोट पर कुछ जीरो लगाकर उसे $1 लाख का बना दिया और अपनी छत पर चिपका दिया। हर सुबह उठकर वो उसे देखते और महसूस करते कि $1 लाख कमाना कैसा लगेगा। और नतीजा? उस साल उन्होंने लगभग $92,327 कमाए। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो रोमांचित थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि ये प्रक्रिया काम करती है। पैसे और करियर वाली बात तो फिर भी एक हद तक समझ आती है क्योंकि वहाँ माइंडसेट और आत्मविश्वास का बड़ा रोल होता है। लेकिन किताब एक और बड़ा और शायद ज्यादा विवादास्पद दावा करती है और वो है स्वास्थ्य के बारे में। हाँ, और यहीं पर इस फिलॉसफी की सबसे ज्यादा आलोचना भी होती है। किताब का तर्क है कि हमारा शरीर हमारे विचारों का ही नतीजा है। तनाव जो एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है, बीमारियों की जड़ है। और इसका सबूत वो प्लेसिबो इफेक्ट को बताते हैं। बिल्कुल। जब कोई मरीज सिर्फ ये विश्वास करके ठीक हो जाता है कि उसे असली दवा दी गई है, जबकि वो सिर्फ एक शुगर की गोली है, ये मन की शक्ति का साफ प्रमाण है। कैथी गुडमैन की कहानी, जिन्होंने सिर्फ हंसी मजाक और विश्वास से खुद को स्तन कैंसर से ठीक कर लिया, बहुत प्रेरणा देती है। लेकिन ये एक खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। किस तरह से? ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि जो लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा है। किताब में कैथी की कहानी को मन की अविश्वसनीय शक्ति के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है। उन्होंने पारंपरिक इलाज नहीं लिया, कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ खुश रहने, मजेदार फिल्में देखने और ये विश्वास करने पर ध्यान दिया कि वो ठीक हो चुकी हैं। और 3 महीने में उनका कैंसर चला गया। अब हमें मन और शरीर के कनेक्शन को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के विकल्प के तौर पर देखना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। शायद सबसे संतुलित नजरिया ये होगा कि इसे एक शक्तिशाली सहायक, एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देखा जाए, विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव के तौर पर नहीं। मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना इलाज में मदद कर सकता है, बहुत ज्यादा, पर यह प्रोफेशनल मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकता। ये बहुत जरूरी बात है। और आखिर में रिश्ते, यहाँ पर क्या सिद्धांत है? रिश्तों के लिए सारा फोकस खुद पर है। किताब कहती है कि आप लोगों को वो नहीं सिखा सकते कि आपके साथ कैसा व्यवहार करें, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस तरह के व्यवहार को अपनी जिंदगी में आने देते हैं। और इसकी शुरुआत खुद से होती है। हाँ, खुद से प्यार करने और अपना सम्मान करने से। आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, आप वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो दूसरों की शिकायतें करने या उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद पर काम करना होगा। बिल्कुल। आपको पहले अपना कप खुद भरना होगा। जब आप खुशी और प्यार से भरे होते हैं, तभी आप दूसरों को कुछ दे सकते हैं। अगर आप दूसरों में खामियां ढूंढेंगे तो आपको और खामियां दिखेंगी। अगर आप उनके अच्छे गुणों की सराहना करेंगे तो आपको वो गुण और ज्यादा नजर आएंगे। आपका काम आप हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें तो द सीक्रेट का संदेश ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का आईना है। बिल्कुल। चाहे आप इसे एक शाब्दिक कॉस्मिक नियम माने या फिर अपने मन को फोकस करने का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीका, इसका मूल संदेश एजेंसी और शक्ति के बारे में है कि हमारे पास अपनी हकीकत को आकार देने की ताकत है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही सशक्त और साथ ही साथ एक बहुत ही जिम्मेदार विचार के साथ छोड़ देता है। किताब में नील डोनाल्ड वॉल्श के शब्दों का हवाला दिया गया है। आसमान में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर भगवान ने तुम्हारा मकसद लिखा हो। तुम्हारा मकसद वो है जो तुम कहते हो कि वो है। तुम्हारी जिंदगी वो होगी जो तुम उसे बनाओगे। हाँ, तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपके लिए क्या चाहती है, बल्कि ये है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। ये सोचने के लिए एक शक्तिशाली विचार है जो सारी शक्ति और सारी जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में दे देता है।